एवरीवन, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो एंड हम डे 6 मैराथन में हैं जिसमें हम ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्योंकि लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमीज में सिर्फ मैप वर्क आ रहा है और कल का जो मैराथन है हम सिर्फ मैप वर्क करने वाले हैं सारे चैप्टर्स के। तो कल मैप्स रखना मत भूलना अपने साथ वाइल स्टार्टिंग द चैप्टर, ठीक है, वाइल स्टार्टिंग द मैराथन वीडियो, ठीक है। तो डे 6 मैराथन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बस एक ही रिक्वेस्ट है, एमसीक्यूज के लिए एक बार चैप्टर रीड कर लीजिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए एंड यू आर डन विद द चैप्टर। बोर्ड्स के लिए इतना ही करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट आई एम अगेन रिपीटिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू रीड द बुक वंस अगेन। एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो आगे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो इनफ है, उसी में से पेपर बनना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन एंड एग्रीकल्चर फॉल इन। एग्रीकल्चर कौन सा सेक्टर है? एग्रीकल्चर फॉल्स इन प्राइमरी सेक्टर, राइट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन सा होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, राइट। एंड द थर्ड सेक्टर इज द टर्शरी सेक्टर विच इज द सर्विस सेक्टर। बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, दैट इज secondary sector and primary sector, right? So primary and secondary sector, right? प्राइमरी, पहला प्राइमरी लिखा है तो आवी टॉप मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी के लिए रेफर किया गया है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी है, यस, लेकिन एग्रीकल्चर टर्शरी नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्राइमरी है, नो, तो यहाँ पे हमने पहले ही नो लगा दिया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में आता है, यस। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, यस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर? नाउ व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू जीडीपी? अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन सा सेक्टर है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका सेकेंडरी सेक्टर है, हमने अभी फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया। और सेकेंडरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में? सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, दैट इज ओनली 17%। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, here is our next question. NMCC refers to, NMCC, ठीक है। नेशनल मरीन कैडेट कॉर्प्स, नो, ठीक है। नेवल मिलिट्री कॉर्प्स काउंसिल, नो, क्योंकि हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में से इसके बारे में नहीं पढ़ा, तो इट इज इजी टू गेस अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, यस। न्यू मिलेनियम कॉर्प काउंसिल, नो। सो द करेक्ट आंसर इज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल। अब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल का मेन एम क्या है कि भाई प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना इज द मेन एम ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, right? Which on one of the following factor plays the most important role in location of an industry in a particular region? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा इसमें से फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री? ए, रॉ मटेरियल प्ले करता है, बट रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी प्ले करती है, नॉट रॉ मटेरियल। मार्केट भी नियर होनी चाहिए, लीस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा माना जाएगा? लीस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लियर? ऑब्वियसली प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तभी आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना लोकेशन करते हो डिसाइड, फैक्ट्री का या ऑफिस का। नेम द इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जॉइंट सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर एक प्राइवेट इंडिविजुअल की होती है, लार्ज सेक्टर यस वी कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है तो वो लार्ज सेक्टर में आएगी, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, तो वो स्मॉल सेक्टर में आएगी, पब्लिक सेक्टर जिसमें मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लार्ज स्केल, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो मैक्सिमम एसेट है, ठीक है, वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से लेस होती है, तभी उसे स्मॉल स्केल बोला जाता है। और लार्ज स्केल में जो मैक्सिमम आपका जो एसेट है, इट कैन गोज मोर देन 1 करोड़। इफ द एसेट ऑफ योर कंपनी इज मोर देन 1 करोड़, इट फॉल्स अंडर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इफ द एसेट ऑफ योर कंपनी फॉल्स अंडर less than 1 crore,
or 1 crore, then it is a small scale industry. All right, which one of the following is a joint sector? BHEL no, PSU है, TISCO no, it is a private industry. Oil yes, SAIL no. राइट, सो उस जॉइंट सेक्टर क्या है इसमें? ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म भी ऑयल इंडिया लिमिटेड है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग? तो इसमें किस वर्ड पे आपने फोकस करना है? आपने फोकस करना है डज नॉट हेल्प. ठीक है, कौन सा ऑप्शन मॉडर्न एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प नहीं करता? ए मैन्युफैक्चरिंग फार्म इक्विपमेंट, बी प्रोवाइडिंग अनस्किल्ड लेबर फोर्स. अगर देखो, अगर फार्म इक्विपमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट इज़ मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. अगर अनस्किल्ड लेबर है तो इट इज़ नॉट मॉडर्नाइजिंग. तो ये ऑप्शन अभी तक करेक्ट है. सप्लाइंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, अगेन मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है. प्रोवाइडिंग ट्यूबवेल, पंप्स एंड स्प्रिंकलर्स, अगेन इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स modernization. Right, in order to attract foreign manufacturing firm, country needs to develop. अगर आपको foreign manufacturing firm अट्रैक्ट करनी है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एग्रेरियन फैसिलिटीज़ कोई लेना देना नहीं है, कल्टिवेबल लैंड्स नहीं, मीडिया फैसिलिटीज़ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप मॉडर्न इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फर्म को अट्रैक्ट कर सकते हो. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री दैट इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट. ये सेम फीचर आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है. किस में लिखी हुई है ये सेम फीचर एनसीईआरटी में? इफ वी टॉक अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर आप रीड करोगे तो आपको सेम लाइन एज इट इज मिलेगी. शुगर इंडस्ट्री नो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यस, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नो, सीमेंट इंडस्ट्री नो. ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स कहाँ लोकेट होते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल, तो ये पेट्रोकेमिकल से निकलते हैं ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स. सो ऑब्वियसली इट इज लोकेटेड नियर पेट्रोकेमिकल प्लांट. सॉफ्टवेयर पार्क से उसका कोई लेना देना नहीं है, थर्मल पावर प्लांट से भी कोई उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं, और टेक्नो पार्क से भी उसका कोई लेना देना नहीं है. देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following industry manufacture telephones, computers? कौन manufacture? Steel no, aluminium industry no, electronic industries yes, information technology no. information technology तो ये services provide करते हैं communication की, but telephone manufacture कौन करता है? computer manufacture कौन करता है? ये सब electronic industries करती हैं. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इट इज द बैकबोन ऑफ जनरल डेवलपमेंट ऑल्सो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो. यू हैव टू एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर ओन कंट्री दैट इज इंडिया. Right, so yes, we consider manufacturing sector as the backbone of general and economic development, because सबसे पहली बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने हमारे एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज किया है. राइट, सेकेंडरी सेक्टर ने प्राइमरी सेकेंडरी को भी मॉडर्नाइज करने में काफ़ी हेल्प की है. राइट, फिर उसके बाद नाउ वी आर नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन पीपल. अब हम लेबर पे डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मशीनरी. ठीक है, तो हम एग्रीकल्चरल इनकम के लिए जो लोग हैं दे आर शिफ्टिंग, बेसिकली पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर to secondary sector and to tertiary sector. ठीक है, they are not dependent on agriculture for their income. right, फिर एक बार रीड करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम विद जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. तो इसका मतलब यही हुआ, नाउ पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन सर्च ऑफ जॉब. राइट, फिर उसके बाद जब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आया उसने काफ़ी सारी जॉब्स भी लेके आया अपने साथ, तो उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट भी इराडिकेट किया है. और जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है हमारी कंट्री में, वैसे वैसे ऑब्वियसली पावर्टी भी कम होती होगी. राइट, सो इट हेल्प्स इराडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी इन आवर कंट्री. ठीक है, फिर उसके बाद जब पावर्टी कम हो रही है तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी कम हो रही है. अब रीजनल डिस्पैरिटीज़ क्या हो रही है? जैसे अब मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करती हूँ तो इंडस्ट्रीज़ मेनली कहाँ पे डेवलप होती है या कहाँ पे
में इंडस्ट्रीज सेटअप करी जाती है, मेनली इन ट्राइबल एरिया और मेनली इन रूरल एरिया, जहाँ पे हमारी कॉस्ट कटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, चीप लेबर आसानी से मिलती है. सो कंपनीज जो बेसिकली है वो अपनी इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप करने की कोशिश करती है, ट्राइबल एरिया में या बेसिकली रूरल एरिया में. तो वो एरिया पर्टिकुलर जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो लेबर भी रखता है तो वो आसपास की रखता है, कहीं दूर की नहीं रखता. तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी होती है, पावर्टी भी कम होती रहती है. तो बेसिकली एक रीजन जो है वहाँ का डेवलप होता है, और जब डेवलप हो रहा है वो पर्टिकुलर रीजन, तो उसको अगर हम दूसरे रीजन से कंपेयर करें तो वो फिर रूरल बाद में नहीं कहलाता. Right, clear? So it helps in reducing regional disparity by establishing industries in tribal and backward region. ठीक है. अब जितने भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी जो ट्रेडिंग है वो एक्सपैंड हो रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपैंड हो रहा है. और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम इंडियन करेंसी नहीं लेते, हम फॉरेन करेंसी लेते हैं. तो इस तरीके से हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी भी आती है. ठीक है. एंड कंट्री विद लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर प्रॉस्पेरस. वो सारी कंट्रीज जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है दे आर प्रॉस्पेरस. राइट. सो एक बार मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए रीड कर रही हूँ. द मैन्युफैक्चरिंग sector is considered the backbone of general and economic development because manufacturing industries helps in modernizing agriculture. It helps in reducing the heavy dependency of people on agriculture income by providing them with jobs in secondary and tertiary sector. It helps eradicate unemployment and poverty in our country. It helps in reducing regional disparities by establishing country in tribal and backward region. The export of manufactured good expands trade and commerce and helps in bringing foreign exchange, and countries with large number of manufacturing industries are very prosperous. Right. And one more thing बच्चों, अगर आपको इसका PDF चाहिए ना, काइंडली कॉन्टैक्ट मी. हम आपको फ़ोन नंबर नीचे देंगे कमेंट बॉक्स में भी, एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फ़ोन नंबर मिल जाएगा. एंड कॉन्टैक्ट ऑन दैट फ़ोन नंबर, यू विल गोइंग टू गेट द PDF ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. राइट. Then moving towards the next question. All right. अब ये है आपका next question, and next question says that कि agriculture sector and manufacturing sector move hand in hand. मतलब agriculture sector and manufacturing sector, they move hand in hand. That means they are complementary to each other. Right. So let's see the above statement with the suitable example. We have to justify the above statement with suitable example, and we have to explain with examples that how industry give boost to the agriculture sector. कि industries की वजह से agriculture sector में boost कैसे आया, हमें ये भी देखना है. Right. So yes, the given statements means that agriculture and manufacturing industries are not exclusive of each other and are quite interconnected. That means they're complementary to each other. They are incomplete without each other. वो एक दूसरे को complement करते हैं, वो interconnected है. They go hand in hand. राइट. अब एग्रो इंडस्ट्रीज की बात करूं, ठीक है, तो जितनी भी एग्रो इंडस्ट्रीज है उनको बूस्ट किससे मिलता है, उनको रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है उनको सारा रॉ मटेरियल. राइट. सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर गेटिंग देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर. और जब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर भी फ्लरिश कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर फ्लरिश कर रहा है तो उससे प्राइमरी सेक्टर भी फ्लरिश कर रहा है. राइट. सो एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. एग्रो इंडस्ट्रीज आर यूनिट्स जो ऐड करती है वैल्यू टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, intermediaries or residues by processing or improving storability or by providing link from the farm to the market or part thereof. ठीक है. अगर सेकेंडरी सेक्टर में हम रॉ मटेरियल भेज रहे हैं थ्रू एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, राइट, वो और ऊपर से इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, दे आर प्रोड्यूसिंग पेस्टिसाइड्स, दे आर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, राइट, दे आर प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर्स जो प्लांट्स में डालने पड़ते हैं, क्रॉप्स में डालने पड़ते हैं. तो इस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर की वजह से भी एग्रीकल्चर जो है वो फ्लरिश कर रहा है. राइट. इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे फॉर रॉ मटेरियल. ठीक है. दे सेल देयर प्रोडक्ट्स, जैसे इरिगेशन पंप बनता का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यूज़ का होता है एग्रीकल्चर में. फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पीवीसी पाइप्स, मशीन, टूल्स एक्सेट्रा, ये फार्मर्स लेके आते हैं. कहाँ से लेके आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर से. दे आर यूजिंग इट इन प्राइमरी सेक्टर. राइट. सो द डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चरलिस्ट एंड फार्मर्स इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट एंड फार बेटर. ठीक है. तो जैसे जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप
हो रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है, वो सिर्फ एग्रीकल्चरलिस्ट या फार्मर्स को ही हेल्प नहीं कर रही, वो प्रोडक्शन प्रोसेस को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रही है, राइट. देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स ओपनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ पर्टिकुलर रीजन, से रूरल एरिया. अब हम रूरल एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ओपन अप कर रहे हैं. इंडस्ट्रीज को ओपन अप कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, राइट. एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो लोगों की इनकम बेटर हो रही है, वो एरिया डेवलप हो रहा है, तो वी कॉल इट अर्बनाइजेशन. सो यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, राइट. आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स इन अ टाउन, अर्बनाइजेशन फॉलोज. जब एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एक पर्टिकुलर टाउन में स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अर्बनाइजेशन होता है, राइट. इंडस्ट्री जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है पीपल को, राइट. पॉपुलेशन माइग्रेट करती है फ्रॉम रूरल एरिया टू दैट पर्टिकुलर एरिया इन सर्च ऑफ जॉब, राइट. फिर उसके बाद हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बेटर हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया में, एंड उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग फैसिलिटीज से लोगों को भी जॉब मिल रही है, लोगों को जॉब मिल रही है, दे आर गेटिंग इनकम एंड वो अपने हाउसिंग को बेटर करते हैं, राइट. फिर उसके बाद अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टेक प्लेस. ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया में और भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होती है, जैसे रोड बननी शुरू हो जाती है, कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो जाता है, एंड इट इज लीड्स टू द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ टाउन इनटू द सिटी, right. And sometime industries they are located in the cities or near the cities, right. And city के आसपास क्या है? मार्केट. ठीक है, तो वहाँ से उन्हें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइस एक्सेट्रा मिल जाता है, राइट. दैट इज द रीजन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड. ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स. ये पक्का 1 मार्कर में आता है, इसको समझ लो, चाहे एमसीक्यू में आए, चाहे प्रॉपर आंसर की फॉर्म में आए, चाहे आपका केस स्टडी में आए, पर आता ज़रूर है ये क्वेश्चन. व्हाट आर एग्लोमरेशन इकोनॉमीज. मैनी इंडस्ट्रीज दे टेंड टू कम टुगेदर. जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आती हैं, ठीक है, टू यूज द एडवांटेज ऑफ पर्टिकुलर अर्बन सेंटर like banking, insurance, transport, labor, consultant, financial advice, it is known as agglomeration of economies. agglomeration का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिर्फ वर्ड agglomeration की बात करूँ, agglomeration का मतलब होता है coming together. क्या होता है इसका मतलब? coming together, right. When all the industries, different industries, they come together to get an advantage of particular urban center, to get the advantages of the services offered by urban center, that is known as agglomeration of economies. And urban centers में किस चीज़ का advantage लेंगे? Banking, insurance, transport, labor, consultants and so on. Clear? फिर आता है describe the various physical and human factor responsible for the location of industries. लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, 1 इज फिजिकल एंड 1 इज ह्यूमन. तो दोनों को एक्सप्लेन करना है, राइट. फिजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर दी हैवी इंडस्ट्री. किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हैवी इंडस्ट्रीज, जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट इंडस्ट्रीज की भाई रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए, राइट. फिर उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज. ठीक है, प्रॉक्सिमिटी टू पावर रिसोर्सेज लाइक कोल, इलेक्ट्रिसिटी विल अट्रैक्ट मोर इंडस्ट्रीज. तो जहाँ पे भी कोल इंडस्ट्री ज़्यादा होगी और पावर इंडस्ट्रीज, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आसपास बहुत ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज ओपन अप होंगी. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑल द इंडस्ट्रीज रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है. फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्लीनिंग अप ऑफ द मशीनरी एज वेल, राइट. सो दिस इज ऑल्सो फिजिकल फैक्टर विच basically decides the location of a particular industry, right. Then availability of favorable climate. climate favorable होना चाहिए हमेशा. बर्फ़ में जाके, स्नो में जाके आप अपनी इंडस्ट्री नहीं खोल सकते हो. वहाँ पे इंडस्ट्री स्नो में जाके आप ब्रिक्स बना रहे हो, पॉसिबल नहीं है, राइट. ह्यूमन फैक्टर्स में क्या बात करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, राइट, विच अट्रैक्ट्स मोर इंडस्ट्री. Apart from that, proximity to market, that means industries must be near to the market ताकि वो अपने goods market तक easily पहुंचा दे. This reduces transport cost and delays also, right. Infrastructural facilities, जहाँ पे उनको banking मिलती है, insurance, transport, communication, यह जहाँ पे ये सब easily मिलता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा industries attract होती है. And government policies, जहाँ पे उनको tax benefits मिलता है, जहाँ पे उनको subsidies मिलते हैं, वहाँ पे industries ज़्यादा से ज़्यादा open up होती है,
right? Then moving towards the next question. Next question says determining an ideal industrial location is a challenging undertaking. Examine above statement and elucidate. Determining an ideal industrial location is a challenging undertaking. That means एक ideal location ढूंढना इंडस्ट्री के लिए वो सबसे चैलेंजिंग टास्क है, राइट? इस स्टेटमेंट को आपने एग्जामिन करना है. सो इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर क्योंकि वो बहुत सारी फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. कैसे फैक्टर्स? जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़े, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट एक्सेट्रा, सारे फैक्टर्स, ह्यूमन एंड फिजिकल फैक्टर्स. ठीक है, सो वी कैन से दैट इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स in nature as they are influenced by physical factors and human factors that influence the location of the इंडस्ट्री, राइट? मैन्युफैक्चरिंग बेस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो उनके लिए अप्रोप्रिएट प्लेस कौन सी है जहाँ पे सारे फैक्टर्स फुलफिल हो रहे हो, उनको सारे फैक्टर्स अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, लेबर अवेलेबल हो, सब्सिडीज मिल रही हो, पावर अवेलेबल हो, मार्केट के पास हो, सारे फैक्टर्स इसमें आएंगे, राइट? और कैन बी अरेंज एट अ लोअर कॉस्ट विच इज द की डिटरमाइनिंग फैक्टर. और इफ बाय एनी चांस उस पर्टिकुलर एरिया में वो फैक्टर नहीं मिल पा रहा तो आसपास के एरिया में सस्ते में, चीप रेट्स पे, सस्ते में वो अवेलेबल हो जाए ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगे. ठीक है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री से जाके सेटअप होगी, राइट? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, ये अभी तक हमने पढ़ा था, सेम पॉइंट आ गया. Cities provide markets and as well as service like banking, insurance, transportation, labor, consultant, etc. to the industries. This is agglomeration of economies. And 1947 से पहले जितनी भी industries थी, they were located near the ports, right? ताकि वो overseas trading आसानी से करे, अपने प्रोडक्ट ओवरसीज सी के थ्रू बाहर तक इजीली पहुंचा सके. बट अब ऐसा नहीं है बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री. ठीक है, एंड सस्ती भी मिलती है. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्पेशलाइज्ड लेबर, ये सब इन्फ्लुएंस करती है एक इंडस्ट्री की लोकेशन को. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल देयर आर टू टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसमें एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आता है जैसे कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क एक्सेट्रा. और दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसका रॉ मटेरियल मिनरल्स से मिलता है हमें, जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, राइट? क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन, क्लासीफाई करना है, एग्जाम्पल देना और डिफ्रेंशिएट भी करना है. डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? एक डेफिनेशन दे दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया. ठीक है, बट मेक श्योर अगर आप डिफ्रेंसिएशन करो, मैंने तो पैराग्राफ की फॉर्म में करा, बट मेक श्योर कि आप टैबुलर फॉर्म में करो, राइट? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, बेसिक और की इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज. बेसिक और की इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? जो अपने प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को देती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग. इसका मतलब मैं एक और बार समझा रही हूँ. फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है आयरन एंड स्टील का, जैसे नट एंड बोल्ट हो रहा है. ठीक है, तो वो दूसरी इंडस्ट्री उसको एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ कर सकती है. वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फाइनल गुड होगा, बट दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या होगा? वो फाइनल गुड नहीं होगा, वो रॉ मटेरियल होगा. तो उसे कहते हैं बेसिक और की इंडस्ट्री, की एक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल, ठीक है, एक इंडस्ट्री का फाइनल गुड दूसरी इंडस्ट्री अपने रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रही है, राइट? कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जिसमें गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे पेपर, टूथपेस्ट, फैन, शुगर एक्सेट्रा एंड सो ऑन. क्लियर? नाउ व्हाट आर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज? Which industry due to its seasonal nature is ideally suited to the cooperative sector? अब कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल. ठीक है, विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ, राइट? दे पूल देयर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को पूल अप करते हैं. दे शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली, जिसका जितना प्रोपोर्शन होता है, जिसने रिसोर्सेज डाले होते हैं उस हिसाब से वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं, राइट? द शुगर इंडस्ट्री इज आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर. क्लियर? बिकॉज ऑफ इट्स सीजनल नेचर. नेक्स्ट, classify the industries on the basis of ownership. On the basis of ownership, there are 4 types of industry:
पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर. कोऑपरेटिव सेक्टर हमने अभी पढ़ा, उसको एज इट इज एक्सप्लेन कर दो. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड मैनेज्ड by the producer or the suppliers, right, of raw material or workers or both. They pool the resources, share the profit or losses proportionately. For example, sugar industries, coal industries, etc. Right? Joint sector industries, which is jointly run by an individual and state or a group of individual and state. ठीक है, समझ आया? Example, oil. Private sector industries are owned and operated by इंडिविजुअल्स ऑन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो प्राइवेट है कंप्लीटली, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, फॉर एग्जांपल BHEL, SAIL. ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर ओनली गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर ओनली गवर्नमेंट. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ओनली इन प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, जॉइंट सेक्टर में क्या आएगा? गवर्नमेंट, दैट मीन्स जिसको स्टेट बोलते हैं हम, प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, और कोऑपरेटिव सेक्टर में कौन आएगा? प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और वर्कर और बोथ. क्लियर? एंड सबके एक एक एग्जाम्पल भी देने आपने. नेक्स्ट, why is aluminium smelting is the second most important metallurgical industry in India? Explain. India में aluminium smelting second most important industry, metallurgical industry में क्यों आती है? ठीक है, क्यों आती है? क्योंकि ये light है, resistant to corrosion, good conductor of heat, malleable and it becomes strong जब उसको हम दूसरे metal से mix up कर देते हैं. Right? तो आपने ये properties बतानी है. Light, resistant to corrosion, good conductor of heat, malleable, becomes strong when it is mixed with other metal. It is used to manufacture aircraft, utensils and wires. Right? It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc, lead in many number of industries. Clear? Name the two important requirement in aluminium smelting industries. दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है एल्यूमिनियम स्टील इंडस्ट्रीज में? एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बॉक्साइट, ठीक है, एंड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. India does not have any reserve of which significant fertilizer element is used in the fertilizer industry and is entirely imported. तो बेसिकली ऐसा कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, जिसका इंडिया में कोई रिजर्व नहीं है, ठीक है, और वो सबसे सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर एलिमेंट है जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है. ठीक है, समझ आया? और उसको पूरा का पूरा इम्पोर्ट किया जाता है. इंडिया में उसका एक भी रिजर्व नहीं है. दैट इज पोटैश और पोटेशियम कंपाउंड. क्लियर? द एल्डर सिस्टर ऑफ नमित इज एम्प्लॉयड इन IT इंडस्ट्री इन द इलेक्ट्रॉनिकल capital of India. Name the city. So name the electronic capital of India, that is Bangalore. Why is copper mainly used in electrical cables and electronic industries? Copper क्यों यूज किया जाता है? Malleable होता है, ductile होता है, good conductor of heat and electricity. Right? Clear? ये बहुत easy था. Next, examine the multi-pronged aspect of the IT and electronics industry. ठीक है, multi-pronged aspects of IT and electronic industries. The electronic industries cover a wide range of product, जैसे ट्रांजिस्टर सेट हो गया, टेलीविजन हो गया, टेलीविजन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर एंड सो ऑन. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में ये पहला पॉइंट आपने बताना है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं. राइट? फिर उसके बाद बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है? बैंगलोर, जो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था. उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट सेंटर्स कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर. उसके अलावा 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं. राइट? उसके बाद सिंगल विंडो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हाई डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट. उसके अलावा मेजर इम्पैक्ट इसका इंडस्ट्री का क्या है? इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. राइट? It is encouraging to know that 30% of the people employed in this sector are women. ये भी वन मार्कर में आता है कि 30% of the women are employed in which sector. ये वन मार्कर में भी आता है. तो that is IT and electronic.
क्लियर, समझ आया? दिस इंडस्ट्री हैज बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर लास्ट 2 और 3 ईयर्स में देखें तो मेजर फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें करेंसी में फॉरेन करेंसी मिलती है, उसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो इस इंडस्ट्री से हमें मेजर फॉरेन एक्सचेंज आता है बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेसेस, आउटसोर्सिंग, दैट इज BPO सेक्टर. The continuing growth in hardware and software is the key success of the IT industry in India. Most important question right? Describe how industries are responsible for environmental degradation. Industries responsible कैसे है for environmental degradation? आपने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव वेस्ट, नॉइस पोल्यूशन सबको एक्सप्लेन करना है. आई होप ये आपका आता भी हो, बट फिर भी हम एक बार कर लेते हैं. एयर पोल्यूशन में क्या होता है? हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है. एंड जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं दे ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स इन एंड कॉज एयर पोल्यूशन, राइट? वाटर पोल्यूशन में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट जो पानी में डालते हैं, एफ्लुएंस जो पानी में डालते हैं, दैट कॉजेज वाटर पोल्यूशन. पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरी एक्सेट्रा, दे आर द मेन कल्परेट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. Thermal pollution, hot water from factories and thermal plant is directly drained into the river and ponds before cooling, ठंडा करने से पहले, which creates thermal pollution. Radioactive waste from nuclear power plant, which causes cancer, which causes birth defects, miscarriages, etc. And noise pollution result in irritation, hypertension, hearing impairment, right? Then moving towards the next question. Suggest ways through which the problem of environmental degradation can be resolved. अब जो environmental degradation की problem आ रही है through industries, उसको कैसे resolve कर सकते हैं? You have to suggest some ways. या फिर environmental degradation has been everywhere. Environmental degradation हर जगह है. You have to explain the ways to prevent environmental degradation. तो आपने तरीके बताने हैं जिससे हम इसको prevent कर सकते हैं. So ways to prevent environmental degradation by industries. Water should be reused and recycled. ठीक है, दिस विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ फ्रेश वाटर. फिर उसके बाद आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी प्रमोटेड. हॉट वाटर एंड एफ्लुएंस शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू रिवर एंड पॉन्ड. ओवरड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली. Particulate matters in the air can be reduced by fitting smokestacks in the factory with electrostatic precipitators or fabric filters and so on. इससे हम क्या कर सकते हैं? फैब्रिक फिल्टर्स वगैरह से हम वहीं पे छन्नी की तरह होते हैं, वहीं पे एफ्लुएंट्स को रोक देंगे, एयर में नहीं जाने देंगे, राइट? स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज. मशीनरी एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर. क्लियर? Then moving towards the next question. The challenge of sustainable development requires control over industrial pollution. Substantiate the statement with example. So you have to substantiate, मतलब you have to explain this statement with example. You have to justify the statement with example. और statement क्या है कि जो सबसे बड़ा challenge है sustainable development का, उसको हमें कंट्रोल करना, मतलब हमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हम ओवरकम कर लेंगे, राइट? So on the one hand, industries lead to extensive industrial growth and expansion, and on the other hand, it is the cause of environmental degeneration, which promote different types of air pollution, water pollution, thermal pollution, and so on. There's an increasing requirement to use further sustainable model, right? Industry must produce eco-friendly products and dump waste responsibly. The use of the latest technology can help industries to control pollution and lead towards a sustainable mode of operation. Industries can use the reuse and then recycle and refuse approach. The reuse, recycle and refuse approach. If necessary, dump waste in specified places away from the land and water sources. For example, before dumping, treat it well and make it useful for other than drinking purposes, and stop using thermal plants in some of the locations. Clear? I hope आपको कोई डाउट नहीं होंगे यहाँ तक. अगर आपको कोई भी डाउट है, you can comment in the comment box, right? And yes, this is the last question of this important PDF.
and it says that what steps have been taken by NTPC towards environmental protection. अब NTPC है क्या? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. इसने बहुत सारे स्टेप लिए थे टू प्रोवाइड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो ये केस स्टडी पक्का आने के चांसेस है, राइट. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट. उन्होंने एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट को अपग्रेड किया एंड लेटेस्ट टेक्निक्स को यूज किया टू ऑप्टिमली यूटिलाइज द रिसोर्सेज, बिना वेस्टेज के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, ताकि वेस्ट जनरेशन कम से कम हो बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन. ऐश को भी वो यूटिलाइज करते थे, ठीक है. ग्रीन बेल्ट्स प्रोवाइड किए थे फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस and addressing the question of special purpose vehicle for afforestation. special purpose vehicles भी बनाए थे for afforestation. Reducing environmental pollution through ash ponds management, ash water cycle, recycle system and liquid waste management. Ecologically चीज़ें monitor करी थी, review करी थी, online database management भी दिया था for all of its power situation. All right. So guys, please make sure that you do these questions. ये questions इतने important हैं. I am sure manufacturing industries में से जो भी long question आने वाला है ना, या short question आने वाला है, वो इसी में से आने वाला है. सिर्फ 1 मार्कर के लिए आपको एक बार chapter अच्छे से read करना है, right? And for the PDF of these notes of these question, you can contact us on the number which is given below in the description box. And अगर आपको कोई भी comment है या you want कोई एक if you want कि मैं एक particular chapter के important questions जल्दी upload कर दूँ या कोई और chapter से वो पहले upload कर दूँ, you can comment in the comment box. I'll surely do that. And I will be meeting you guys super soon in my next video. So bye bye everyone.